हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, देखो अपन ने तीन एनर्जी पढ़ी थी। कौन कौन सी एनर्जी? एक तो पढ़ी थी अपने हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, फिर पढ़ी थी एंथैल्पी और फिर पढ़ी थी गिब्स मुक्त ऊर्जा। यानी जब अपन ने मैक्सवेल समीकरण को डेरिवेशन किया था तो उसके पहले ये तीनों जो एनर्जी है वो मैंने डिफाइन करके बताई थी कि एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, क्योंकि ये मैक्सवेल रिलेशन में काम आ रही थी। अब आज इनको देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे होती है, इनका जो फॉर्मूला था वो कहाँ से निकला था, कहाँ से व्युत्पन्न किया गया है। तो देख, तो फर्स्ट लेते हैं अपन हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। फर्स्ट क्या लेते हैं अपन? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के लिए आप क्या जानते हो, मैंने लिखवाया भी था आपको कि कोई भी समतापी निकाय होता है और समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य यानी ताप क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। समतापी निकाय में निकाय के द्वारा किया गया कार्य एक ऊर्जा के रूप में होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। एक मैथमेटिकल टर्म है और क्या कांस्टेंट रहना है और कांस्टेंट में अब जैसे यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे अपन बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में ताप कांस्टेंट रहता है। और ताप कांस्टेंट रहता है तो निकाय के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो किसके रूप में होता है? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के रूप में होता है। यही मैंने आपको बोला है लैंग्वेज में कि जो निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में रहता है जब समतापी निकाय हो या फिर ताप क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसी को आज अपन प्रूफ करते हैं। तो देखो, इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है कि ये आपका फॉर्मूला था और यही अपन को क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ से अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी निकाय के द्वारा किया गया जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य के ऐड के बराबर होती है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। जानते हो आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? पी डी वी, ये भी आप जानते हो। क्या मैं इसको डी डब्ल्यू को इधर ला सकता हूँ? तो मैंने डी डब्ल्यू को इधर लाएगा तो कैसा आएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? डी यू ऐसे का ऐसे हो गया, और ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का डी क्यू हो जाएगा। उसके बाद यदि मैं ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम लगाता हूँ, सेकंड नियम क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये आपको याद है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस अपन ने मैक्सवेल समीकरण में कई बार काम में लिया है, तो ये आपको याद हो गया होगा। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? टी डी एस होता है। यदि मैं क्या करूँ, इस डी क्यू का मान कहाँ रखूँ? समीकरण नंबर 2 में रख दूँ, तो ये आप क्या डी डब्ल्यू ऐसे का ऐसे आ जाएगा, डी यू ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और जो डी क्यू था उसकी जगह क्या आ जाएगा? टी डी एस। तो ये माइनस ऐसे का ऐसे और यहाँ पे क्या आ गया आपका? टी डी एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 4। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, इसको देखना। ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या कहता है? यदि मैं इसको अवकलन रूप में नहीं लिखता हूँ, यदि मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में नहीं लिखता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू टी एस होगा या नहीं होगा? बताओ। Q इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? टी एस होगा। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इसका यदि अवकलन रूप लिखूँ, यदि मैं इसका अवकलन रूप लिखूँ, तो देखो अवकलन रूप अब मैं केवल लिख रहा हूँ इस वाले का। अब वैसे तो दोनों का लिखना है, बट इसमें मैं क्या एक टर्म अपन को डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं यदि मैं इसका अवकलन लिखता हूँ डी टी एस का, किसका? केवल इसका। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली टर्म लिख ली और इसका क्या किया? अवकलन किया। तो इसका अवकलन कैसे होगा? यू वी से होगा। तो यू वी से क्या हो जाएगा? देखो एस तो बाहर आ गया और डी टी का अवकलन प्लस टी बाहर आ गया और एस का अवकलन। तो एक बार फर्स्ट का, दूसरी बार सेकंड का। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये एस डी टी प्लस टी डी एस। अब यहाँ पे ये है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को मैंने लैंग्वेज में क्या बोला? क्या कांस्टेंट रहता है? ताप कांस्टेंट रहता है। जब ताप कांस्टेंट रहता है तो डी टी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। जब डी टी इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये डी टी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो आपकी क्या हो गई? 0। जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो क्या बचा? ये डी टी एस ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या बचा? टी डी एस था, ये टी डी एस में से ऐसे का ऐसे रख दिया। अब ये वाला जो समीकरण नंबर 5 आया, इस 5 को मैं कहाँ रखूंगा? समीकरण 4 में, यानी इसको मैं कहाँ रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा। तो देखो जो टी डी एस था, क्या था आपके पास? टी डी एस था। ये टी डी एस की वैल्यू किसके इक्वल आई? डी टी एस के, यानी ये पूरे अवकलन के बराबर आया। तो ये माइनस डी डब्ल्यू ऐसे का ऐसे, डी यू ऐसे का ऐसे, और ये माइनस, फिर क्या किया मैंने, जो ये टी डी एस था इसकी जगह समीकरण 5 से क्या लिख दिया? ये डी टी एस लिख दिया। तो ये क्या आ गया आपका? डी टी एस आ गया। ये अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये डी बार ले लिया, माइनस को मैं अंदर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यदि आप वापस करोगे तो माइनस बार ही आएगा। तो ये माइनस डब्ल्यू अंदर ले लिया। यहाँ पे देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, कॉमन ले सकता हूँ। तो ये क्या आ गया? यू माइनस का टी एस आ गया, डी कहाँ आ गया? बार आ गया। यदि मैं इसका समाकलन करता हूँ तो समाकलन करने पर क्या आएगा? देखो माइनस डी, तो क्या है? समाकलन करने पर डी हट जाएगा, यहाँ से माइनस डी आएगा, सॉरी माइनस डब्ल्यू आएगा। यहाँ पे ये डी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? यू माइनस का टी एस आएगा। अब समीकरण 1 और 6 को देखो, यहाँ पे आपका यू माइनस टी एस आ गया, यू माइनस एस टी आ गया, या एक ही चीज़ है, टी एस लिखो या एस टी लिखो। तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो आ गई। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो किया गया कार्य था किसके बराबर होगा? यहाँ पे F के बराबर होगा। यानी मैंने वही बोला है कि किया गया कार्य किसी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वो किया गया कार्य कितना आया आपके पास? माइनस का W आया। तो ये माइनस का W किसके बराबर होगा? इस F के इक्वल होगा। तो माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी? F इज इक्वल टू यू माइनस का एस टी।
देखो इसको अपन ने यूज नहीं लिया, ये तो प्रूफ ही करना था। अपन ने जो प्रूफ किया वो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से किया है। तो यहाँ पे जो उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, वो लेते हुए अपन ने क्या निकाला, इस टाइम से निकाला और यहाँ के मैंने वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि जो एफ होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी मैं वो बोल सकता हूँ कि जो किया गया कार्य था किसके द्वारा, निकाय के द्वारा, वो किस कंडीशन में, जब आपका टी क्या था, कांस्टेंट था। ये भी याद रखना, जब टी कांस्टेंट होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में होता है। तो यही किया गया कार्य -W है, वो ऊर्जा कितनी है, एफ के रूप में है। तो यही कहला जाएगा आपका हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। तो एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लगाइए आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, फर्स्ट लगाइए हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा और इसमें लिखिए कि उष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य, उष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के द्वारा परिभाषित होता है। ऊर्जा के द्वारा परिभाषित होता है। उष्मागतिकी भौतिकी में समतापी निकाय के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के द्वारा परिभाषित होता है और यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। और यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। और यह ऊर्जा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो अब जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का डेरिवेशन है लिख लो। ये समझ में आ गया होगा क्या क्या किया है। फर्स्ट इक्वेशन काम में लिया, फर्स्ट लो काम में लिया है, सेकंड लो काम में लिया है, इससे DW वाली इक्वेशन बनाई है। फिर मैंने क्या किया, ये वाली टर्म काम में लिए जो Q = TS है, इसको क्लब की टर्म में लिखा है और उसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ गया, F = -W आ गया। तो लिखो इसको, केवल इसको ही लिखना है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा वाले को। फिर अपन एंथैल्पी को समझते फिर उसको लिखेंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाली अभी डेफिनेशन लिखो, फिर अपन इसको डेराइव भी करेंगे। तो यही आपका आज का डेरिवेशन है। चलिए नेक्स्ट लिख दिया होगा, लिख दिया। तो दूसरा पॉइंट है आपके पास एंथैल्पी। तो देखो एंथैल्पी को मैंने क्या लिखवाया था कि कुल समदाबी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एंथैल्पी होती है। तो समदाबी निकाय का मतलब है कि वहाँ कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, आपका दाब कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं डेरिवेशन में अपन दाब कांस्टेंट मानेंगे और उससे क्या करेंगे, अपन इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें एंथैल्पी आप फॉर्मूला तो जानते हो, ये फॉर्मूला होता है H = UPV। तो प्रूफ अपन यहाँ से करते हैं। तो देखो फर्स्ट नियम क्या कहता है, dq = du प्लस का क्या कहता है dw, यानी dq = du प्लस क्या हो जाएगा pdv। तो ये आपका हो गया उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम, dq = du प्लस का pdv। उसके बाद क्या कहता है, यदि आयतन नियत हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो क्या मान रहे अपन, आयतन को नियत मान रहे, क्योंकि अपन ने क्या माना है, अपन ने तो जो डेफिनेशन लिखी उसमें क्या बताया कि समदाबी निकाय के लिए या समदाबी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो एंथैल्पी होती है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, आयतन को कांस्टेंट मान रहा हूँ। यदि आयतन कांस्टेंट होता है तो dV क्या हो जाएगा, dV = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसमें रखेंगे तो ये वाली टर्म 0, तो क्या हो गया dQ = du, क्या हो गया
डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब मैं समीकरण 2 से क्या करता हूँ, आपके पास देखो समीकरण 2 में क्या किया, ये डी क्यू था, ये डी यू था और ये डी वी था। तो अब मैं इसको क्या अंतर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, इसको मैं यदि मैं दो कंडीशन मान लेता हूँ, प्रारंभिक और फाइनल, ठीक है, या फिर इनिशियल और फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास u2, देखो इसमें जब du है, du को मैं u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, उसको भी आप du की फॉर्म में लिख सकते हो। सेम इसमें p ऐसे का ऐसे रख दिया, इसको मैं v2 v1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या किया मैंने, v को v2 और v1 की फॉर्म में रख दिया। और आप जानते हो कि डेल u या dv इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1, यानी आयतन में चेंज, और यहाँ पे ये कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में चेंज, सही है, इंटरनल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम। अब क्या किया मैंने, u2 माइनस u1 ऐसे का ऐसे रख दिया, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, pv2 माइनस का pv1 हो गया। और ये क्या था आपका dq साथ में चल ही रहा था, तो ये dq था, ठीक है। इसमें क्या किया, u2 pv2 को इधर ला लिया तो ये एक सेट बन गया, u1 अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका u1 प्लस का pv1। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहलाता है आपका u प्लस pv, और u प्लस pv क्या कहलाता है आपको पता होगा किस रूप में कहते हैं अपन, h के रूप में, ठीक है, फॉर्मूले से भी जानते हो ये क्या होता है, h होता है। तो dq इज इक्वल टू क्या किया मैंने, h2 माइनस h1 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, h2 माइनस h1। तो आपके पास क्या आ गया, dq इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, dh आ गया, क्या आ गया आपके पास, dq इज इक्वल टू ds आ गया। जब dq इज इक्वल टू dh आया तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, बताओ यहाँ से क्या पता लग रहा है, कि जो निकाय के द्वारा किया गया कार्य होता है, सॉरी निकाय के द्वारा जो भी ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है वो dh के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, समाकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका q बाई एच आ जाएगा, नो डाउट, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो मैंने क्या किया, q बराबर h आया, क्या मैं इसको समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूँ क्या, समीकरण 2 क्या थी आपकी, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो dq की जगह क्या आ जाएगा dh, तो ये आपका आ गया dh। फिर du, तो ये क्या आ गया आपका du। फिर क्या आ गया pdv, तो ये pdv। अब देखो यहाँ पे d में, अब यहाँ पे मान रहा हूँ मैं जो कंडीशन लिखाई थी एंथैल्पी के लिए, समदाबी निकाय, तो दाब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब दाब कांस्टेंट होता है तो ये क्या आ जाएगा, स्थिर दाब। जब दाब स्थिर है इसका मतलब मैं इस p को अवकलन के अंदर ले सकता हूँ। जब अपने पास क्या है, दाब अपन स्थिर मान रहे तो इस p को मैं इसके अंदर ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर ले लिया तो d क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो du प्लस pv हो गया। तो देखो पूरे को मैंने d से बाहर ले लिया, तो अब d से d कंपेयर करा के हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू u प्लस pv। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार वापस देखो, डी फर्स्ट नियम लगाया, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू जानते क्या होता है, पीडीवी, तो ये वाली इक्वेशन क्या आ गई, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। यदि आयतन नियत मानते हैं तो ये वाली टर्म जीरो, क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब यदि मैं यहाँ पे दो केस मान लेता हूँ, क्या केस मानता हूँ कि समीकरण 2, देखो समीकरण 2 में क्या आया था, u प्लस पीवी था, तो इसको मैं अलग अलग मान लूँ, u को लिख लिया मैंने u2 माइनस u1, तो समीकरण 2 से क्या लिख लिया, u2 माइनस u1, इसको मैंने लिख लिया v2 माइनस v1, यानी प्रारंभिक और इनिशियल दो केस मानते हुए लिख दिया। इसमें भी आप लिख सकते हो वैसे q2 माइनस q1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू ये वाली टर्म आ जाएगी, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म आएगी। फिर u2 और u2 जो 2 वाले थे उसको एक साइड 1 1 वाले थे उसको एक साइड किया तो क्या बन गया, h2 माइनस का h1। तो इससे क्या आया आपका q बराबर h आया, q बराबर h आपका रखोगे समीकरण नंबर 2 में तो क्या आ जाएगा dh, और जब यहाँ पे क्या मानोगे, दाब कांस्टेंट मानोगे, p अंदर जाएगा, जब p अंदर जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u प्लस पीवी, ठीक है। तो लिखिए, सेकेंड लगाइए आप एंथैल्पी और इसमें लिखिए ऊष्मागतिकी भौतिकी में, सेकेंड लगाइए और उसमें लिखिए ऊष्मागतिकी भौतिकी में समदाबी निकाय की कुल ऊर्जा, ऊष्मागतिकी भौतिकी में समदाबी निकाय की कुल ऊर्जा, समदाबी निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। समदाबी निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। अर्थात समदाबी निकाय में, अर्थात समदाबी निकाय में, अर्थात समदाबी निकाय में निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन ऊर्जा, अर्थात समदाबी निकाय में निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन ऊर्जा का योग, ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। अब आप इसको कहाँ तक लिखोगे, समीकरण नंबर 3 तक लिखो एक बार, समीकरण नंबर 3 तक।
लिखो समीकरण 3 के बाद, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यदि निकाय का आयतन नियत हो, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यदि निकाय का आयतन नियत हो तो निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात इस अवस्था में दाब आयतन ऊर्जा का मान शून्य होता है। अर्थात इस अवस्था में दाब आयतन ऊर्जा का मान शून्य होता है। फिर लिखो नई लाइन से, माना कि कोई निकाय समदाबी है। माना कि कोई निकाय समदाबी है। माना कि कोई निकाय समदाबी है। माना प्रारंभिक अवस्था में आयतन V1, माना प्रारंभिक अवस्था में आयतन V1 एवं ऊर्जा U1 है, एवं आंतरिक ऊर्जा लिखना, एवं आंतरिक ऊर्जा U1 है। प्रारंभिक अवस्था में आयतन V1 तथा आंतरिक ऊर्जा U1 है, एवं अंतिम अवस्था में आयतन V2, एवं अंतिम अवस्था में आयतन V2 व आंतरिक ऊर्जा U2 है, एवं आंतरिक ऊर्जा U2 है। अब आप जो मैंने लिखा है, अब वो जो मैंने बोला था, जो यहाँ पे माना है वो सब कुछ थ्योरी में लिखा दिया है। अब आप इसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया। चले थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला क्या कहता है? थर्ड वाला ये कहता है कि देखो आपके पास गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको जानते हो, G इज इक्वल टू क्या होता है, U माइनस का TS प्लस का PV। उसके बाद ये कह सकते हो, देखो अब इसमें मैंने दो फॉर्म और लिखी है इसकी, कैसे आप जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, U माइनस का TS होता है। क्या होता है? F इज इक्वल टू U माइनस का TS होता है। जब ये F इज इक्वल टू U माइनस का TS होता है, इसका मतलब यहाँ U माइनस TS है, इसकी जगह मैं F लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, F प्लस का PV, F प्लस का PV। तो ये भी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला है वो ये भी है, तो इसको भी आप गलत नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का सही रूप कौन सा है, तो इसमें तीनों दे देते हैं और फिर लास्ट में उपयुक्त सभी भी दे देता है, उपयुक्त सभी वाला सही माना जाता है। कैसे? तो ये वाला तो इसका रूप है, क्योंकि U माइनस TS क्या होता है, F होता है। अब एंथैल्पी भी पढ़ लिया आपने, यहाँ से आप जानते हो H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस का PV होता है। तो देखो ये U प्लस का है, PV प्लस का, U प्लस PV क्या हो जाएगा, H। तो इसको मैं H लिख सकता हूँ, ये माइनस TS ऐसे का ऐसे रह गया, तो ये माइनस क्या लिख दिया, TS या ST ऐसे का ऐसे रह गया। तो ये भी क्या है, इसी का रूप है, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखो, फर्स्ट नियम क्या कहता है, सबसे पहले तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी कि समदाबी निकाय और समतापी निकाय में, समदाबी और समतापी दोनों की बात करता है, ध्यान रखना।
ये किसकी बात करता है, ये किसकी बात करता है, समतापी की। ये किसकी बात करता है, समदाबी की। और ये किसकी बात करता है, दोनों की। तो समदाबी और समतापी में क्या है कि समदाबी और समतापी निकाय में कुछ अतिरिक्त कार्य किया जाता है। तो जो अतिरिक्त कार्य किया जाता है वो अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखो उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी। तो ये क्या आ गया आपका पी डी वी। अब क्या करता है, गिब्स के अनुसार किया गया अतिरिक्त कार्य। अब क्या, गिब्स के अनुसार किया गया अतिरिक्त कार्य। तो अतिरिक्त कार्य यानी कुछ एक्स्ट्रा कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, गिब्स के द्वारा। तो जो एक्स्ट्रा कार्य किया जाएगा तो उसमें मैं क्या कर दूं, देखो डी क्यू ऐसे का ऐसे, डी यू ऐसे का ऐसे, पी डी वी ऐसे का ऐसे, और जो एक्स्ट्रा कार्य किया जा रहा है उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। वो क्या है, डी डब्ल्यू ई। किस रूप में किया, डी डब्ल्यू ई, यानी इसमें जो अतिरिक्त कार्य या एक्स्ट्रा का वर्क किया जा रहा है वो क्या है, डी डब्ल्यू ई। अब मैं यहाँ पे इसको यदि इधर ले आता हूँ तो माइनस डी डब्ल्यू ई हो जाएगा। ये क्या जाएगा, डी क्यू इधर आ जाएगा, तो ये तो ऐसे का ऐसे, पी डी वी ऐसे का ऐसे, और डी क्यू जब इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस का डी क्यू। फिर इसको मैंने नंबर दे दिया 3। अब उष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या कहता है, उष्मागतिकी का सेकंड नियम कहता है डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, टी डी एस होता है। क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है। तो देखो ये माइनस डी डब्ल्यू ऐसे का ऐसे, डी यू ऐसे का ऐसे, पी डी वी ऐसे का ऐसे, और जो उष्मागतिकी का सेकंड नियम डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, टी डी एस रख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आप जानते हो यहाँ पे समदाबी और समतापी दोनों के लिए बात होती है। दाब क्या है, कांस्टेंट है, ताप क्या है, कांस्टेंट है। तो दाब कांस्टेंट हो गया, ताप कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं इसको दाब को अंदर ले सकता हूँ जब कांस्टेंट है, यहाँ पे ताप कांस्टेंट है तो इसको डी के अंदर ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, देखो माइनस का डी डब्ल्यू ई, डी यू ऐसे का ऐसे, इसको मैंने अंदर ले लिया तो पी अंदर आ गया, इसको मैंने अंदर लिया तो टी अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं डी तीनों में से बाहर निकाल सकता हूँ, तो डी बाहर आएगा तो यू प्लस पी में माइनस टी एस, इधर क्या बचा, माइनस का डब्ल्यू ई। जब इसका समाकलन किया तो क्या बचेगा, माइनस का डब्ल्यू ई और यू प्लस पी वी माइनस का टी एस। अब गिब्स के अनुसार क्या होगा, यानी जब समतापी और समदाबी निकाय में कुछ अतिरिक्त कार्य किया जाता है तो वो अतिरिक्त कार्य किसके रूप में संचित होता है, वो होता है गिब्स ऊर्जा के रूप में। तो वो किया गया अतिरिक्त कार्य ही क्या है आपका, गिब्स ऊर्जा है। वो किया गया अतिरिक्त कार्य ही क्या है, गिब्स ऊर्जा है। तो देखो एफ जी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू ई की जगह मैंने जी रख दिया, तो ये क्या हो गया, यू प्लस पी वी माइनस टी एस। जैसे वहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ई आया था, यहाँ पे क्या आया है, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू माइनस का जी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है, कुछ नहीं किया, ये इसकी तीनों फॉर्म है। ये फर्स्ट लॉ लगाया, फर्स्ट लॉ लगाने के बाद क्या माना कि अतिरिक्त कार्य करते, तो अतिरिक्त कार्य क्या हो गया, डी डब्ल्यू ई, और डी डब्ल्यू ई इधर भेज दिया तो ये सब टर्म इधर आ गई। सेकंड नियम लगाया, तो सेकंड नियम आप यहाँ से ये जानते हो, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। जब इसमें डी क्यू की जगह ये वैल्यू रख दी तो ये वाली इक्वेशन आ गई। दोनों केस लगाते हैं, दाब कांस्टेंट, ताप कांस्टेंट, तो आपका डी बार आ जाएगा, डी बार आएगा और इसका समाकलन हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लगाइए थर्ड पॉइंट, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसमें लिखिए थर्ड लगाइए गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसमें लिखिए कि किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा, किसी समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा, समतापी एवं समदाबी निकाय के द्वारा दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य, दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य उष्मागतिकी भौतिकी में एक ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है। निकाय के द्वारा अतिरिक्त किया गया कार्य, दाब आयतन ऊर्जा के अतिरिक्त किया गया कार्य उष्मागतिकी भौतिकी में एक ऊर्जा के द्वारा परिभाषित होता है, और यह ऊर्जा ही गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, और यह ऊर्जा ही गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, और इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अब इस पूरे को कंप्लीट लिख लो, और ये तीनों फॉर्म भी लिख लेना। ये भी कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये वाला प्रूफ कीजिए, तो ये वाले इस तरीके से क्या होगा, अपने तीनों डेरिवेशन हो गए, इसको लिख लीजिए।
ठीक है। तो आपके ये तीनों डेरिवेशन हो गए, कौन कौन से, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F, एंथैल्पी H और गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो इन तीनों का मतलब भी आपको पता लग गया होगा, कैसे इसका डेरिवेशन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यही मैक्सवेल समीकरण में अपन को काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है, तो इसके बिना अपनी थर्मोडायनेमिक्स आगे नहीं बढ़ पाती, तो इसके लिए अपन इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। अब अपने पास कार्नो इंजन रह गया, कुछ इंजन से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।